जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। सबसे पहले तो यार आप सभी से तहे दिल से माफी चाहता हूं कि इस मूवी का रिव्यू करने में मुझे इतना समय लग गया। और यकीन मानिए, ये जो मैं दुख आपके सामने व्यक्त कर रहा हूं ना, ये ऐसा नहीं कुछ बनावटी है। कुछ अपने कारणों से किसी ना किसी चीज में एक के बाद एक ऐसे उलझ गया कि इसके बारे में बात नहीं कर पाया। और मेरे साथ सबसे बड़ी बात यह है ना कि बिना देखे मैं बात नहीं कर सकता इसके बारे में, तो देखना भी जरूरी थी। वरना तो कई सारे पाकिस्तान के तक यूट्यूबर सब ऐसे हो गए हैं जो भारत की मूवीज का रिव्यू करते हैं और ऑब्वियस सी बात है बिना देखे ही करते हैं। खैर, कमाई भी अब ये तो मूवी काफी अच्छी कर रही है, तो कलेक्शन की बात तो किसी और वीडियो में करेंगे। लेकिन इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ हनुमान मूवी के बारे में कि ये मूवी क्या है, इस मूवी में हमको क्या कुछ मिला है और किस तरीके से ये मूवी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट कर रही है हमारी इंडस्ट्री के लिए, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए और आने वाले नए एक्टर्स के लिए कि किस तरीके से वो चाहें तो काफी कुछ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए उनको नियत चाहिए पड़ेगी। बॉक्स ऑफिस पर एक नई फिल्म ने दस्तक दी है, नाम है हनुमान। भारत में शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा या पूरे विश्व में शायद ही ऐसा कोई हिंदू होगा जो इस नाम से परिचित ना हो। रामायण सीरियल के बाद ये बच्चों के पसंदीदा किरदार भी बन गए। हनुमान केवल, अगर मैं अपने दिल से कहूं तो सिर्फ एक नाम मात्र नहीं है, बल्कि ईश्वर भक्ति, निश्चल प्रेम, चातुर्य और युद्ध कला निपुणता के मिश्रण से जो भी शब्द बनते होंगे उसका पर्यायवाची है। अब हनुमान फिल्म के माध्यम से एक बार फिर से प्रयास किया गया है कि लोग इस नाम को और करीब से जान सकें, और फिल्म ने लोगों को भगवान हनुमान को लेकर अपने मनोभाव को जागृत करने का एक मौका भी दिया है। मैं आज आपको फिल्म की टेक्निकल या फिर जो परंपरागत जो समीक्षा होती है, जो रिव्यू होता है, उस तरीके से बात नहीं करूंगा, क्योंकि इसको लेकर जो रिव्यूज हैं ऑलरेडी काफी ज्यादा आ चुके हैं और हम तो वैसे भी यार एक हफ्ता करीब करीब लेट ही हो रहे हैं, सीधी सी बात है। तो मूवी को एकदम टेक्निकल रूप से रिव्यू करने का तो कोई पॉइंट ही नहीं बचा है। छोटे में अगर मैं फिल्म के बारे में बात करने की कोशिश करूं तो मूल रूप से ये मूवी तेलुगु में बनी हुई है। इस फिल्म का डायरेक्टर है प्रशांत वर्मा। बतौर डायरेक्टर ये उनकी चौथी फिल्म है, तो ये नहीं कह सकते कि बहुत ही वेटरन डायरेक्टर है। 2018 में और नाम की एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर से फीचर फिल्मों में डेब्यू करने वाले प्रशांत वर्मा ने तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री की पहली ज़ॉम्बी मूवी ज़ॉम्बी रेड्डी 2021 में बनाई। हनुमान को पहली तेलुगु सुपर हीरो फिल्म के रूप में प्रमोट भी किया गया है। वहीं फिल्म में मुख्य किरदार निभाया है तेजा सज्जा ने, जो कि प्रशांत वर्मा की ज़ॉम्बी वाली फिल्म में भी लीड रोल में ही थे। बतौर मुख्य अभिनेता ये उनकी पहली फिल्म है। हालांकि बचपन से ही अभिनय के क्षेत्र में कदम रख चुके तेजा सज्जा इससे पहले कई सारी फिल्मों में काम कर चुके हैं। ऐसा नहीं कि वो मूवीज के लिए एकदम नए हैं। इससे पहले कई फिल्मों में काम करने के अलावा उनका नाम भी काफी लोगों की जुबान पर चढ़ चुका है। तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े अभिनेताओं के साथ काम करने के कारण उनके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी है। प्रशांत वर्मा द्वारा डायरेक्ट करी गई साई-फाई रोमांटिक फिल्म अद्भुतम, जो कि 2021 में आई थी, उसमें भी उन्होंने एक तरह का लीड रोल ही निभाया था। 34 साल के डायरेक्टर और 29 साल के एक्टर की ये जोड़ी अब हनुमान लेकर आई, क्योंकि दोनों साथ में पहले सफल फिल्में दे चुके हैं, अच्छी खासी फिल्में दे चुके हैं। ऐसे में उनकी ये बॉन्डिंग हनुमान मूवी में साफ तौर पर दिखाई दी। शुरू में तेज सज्जा कदकाठी के हिसाब से सुपर हीरो फिल्म के लायक शायद नहीं लगते हैं, लेकिन जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती जाती है उनका किरदार और उनके ऊपर जो भरोसा है वो धीरे धीरे से लेकिन दर्शकों के बीच में बढ़ता जाता है। सुपर हीरो वाले अवतार में ढलने के बावजूद वो एक आम आदमी बने रहते हैं और उनका जो दोस्त है, एक बहन है, एक प्रेमिका है और एक गांव है, सब चीजें नॉर्मल रहती हैं और वो वाकई में आपको कहीं ना कहीं कनेक्ट करने का काम करती हैं। जहां तक फिल्म के डायरेक्शन की बात है तो प्रशांत वर्मा का तरीका तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में मास मसाला फिल्में बनाने वालों और गांव के सेटअप में क्लासिक फिल्में बनाने वालों के एक मिक्सचर के जैसा है। वो एक गांव की खूबसूरती को अच्छे से उकेरते हैं, चीजों को सिंपल रखने का कोशिश भी करते हैं और गानों के जो सीन्स हैं उसके हिसाब से उनका इस्तेमाल भी करते हैं। फिल्म के एक सीन में कार्तिकेय 2 के उस सीन की भी याद आती है जिसमें कि अनुपम खेर एक मतलब एक अंधे प्रोफेसर के रूप में भगवान श्री कृष्ण की खूबियों को समझाते हैं। कहानी की अगर मैं बात करूं तो इसे भी काफी पेचीदा नहीं रखा गया, मतलब चाहे बूढ़े देखें, चाहे बच्चे देखें, चाहे जवान देखें, हर कोई इससे कनेक्ट करता है। अब देखिए, बात सबसे बड़ी किसी मूवी को लेकर आज की तारीख में यही आ जाती है कि आप उस मूवी को परिवार के साथ देख सकते हैं। तो ये फिल्म परिवार के साथ देखने के पैमाने के ऊपर भी बिल्कुल फिट बैठी है। गांव में हो रही राजनीति, हीरो और विलन के साथ एक एक कॉमेडियन, ताकतवर द्वारा कमजोरों का शोषण किया जाना, प्रेमिका की रक्षा करना, ये सब चीजें साउथ की फिल्मों में हम लोग पहली बार
मतलब पहले भी कई बार देख चुके हैं, ऐसा नहीं कि यहां पर पहली बार देखा। और इस फिल्म में नया क्या है, सवाल यही है। तो इसका सीधा सा जवाब है कि फिल्म में जो भी नया है वो फिल्म के नाम में ही है, और वो है हनुमान। ऐसा नहीं कि फिल्म में हनुमान जी का इस्तेमाल सिर्फ दर्शक की भावनाओं को निचोड़ कर निकालने के लिए किया गया है। ऐसा नहीं है कि फिल्म के शुरू से आखिर तक ये नाम आपको बार बार सुनने को मिलेगा, लेकिन जब भी ये नाम आता है तब दिखता है कि फिल्म बनाने वालों के मन में हनुमान जी को लेकर कितनी श्रद्धा है, कितना सम्मान। ये वही चीज है जो कि आदिपुरुष बनाने वालों के भीतर हमें गायब दिखी थी। और आदिपुरुष के निर्माता निर्देशकों को प्रशांत वर्मा से मुझे ऐसा लगता है कि शायद इस विषय के ऊपर तो मूवी बनाने को लेकर सीख लेने की जरूरत भी है। मूवी के मेकर्स ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि राम मंदिर ट्रस्ट को वो लोग 14 लाख रुपए डोनेट करेंगे, और ये भी उन्होंने किया। तो जाहिर सी बात है, बहुत सारी चीजें हैं जो कि इस मूवी के साथ प्लस पॉइंट के तौर पर आगे बढ़े। ये प्रशांत वर्मा की कला ही है कि वो एक बंदर और एक चिड़िया को भी एक किरदार के रूप में इस्तेमाल कर लेते हैं, वो भी पूरी फिल्म में, सिर्फ एक या दो सीन के लिए नहीं। ये प्रकृति के साथ मानवीय समाज की एक तरह से हम देखें जो तालमेल को समझने की जो कोशिश होती है ना, और उसी को दिखाने का एक तरीका है जिसे उन्होंने बहुत ही सही तरीके से उपयोग में लिया है। हनुमान जी के मुख से जब राम शब्द निकलता है तब आपके भीतर भी एक अलग ही प्रकार की अनुभूति का संचार होता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इतनी शक्तिशाली आवाज, इतनी ओजस्वी ऊर्जा, वो आवाज सीधे आपके दिल में उतर जाती है, और कुछ इस तरीके से जैसे कोई सुपरसोनिक साउंड हो, और हम उसे सुनने की क्षमता रखते हैं। हनुमान फिल्म की अगर मैं सिनेमेटोग्राफी की बात करूं, या वीएफएक्स की बात करूं, या सीजीआई की बात करूं, तो यार मैं शायद इस बारे में ना बात करने के लिए भी छोटा इंसान हो चुका हूं। जो इस मूवी का बजट है, उस लिहाज से जो इफेक्ट्स इसमें यूज किए गए हैं, जो सीजीआई इसमें यूज किया गया है, वो लिटरली काबिले तारीफ है। वीएफएक्स आपको कहीं भी नकली नहीं लगता। इसका कारण है जितनी जरूरत है उतनी ही चादर रखी गई है। एक कम बजट की फिल्म को सैकड़ों करोड़ों रुपए फूंक कर बनाई जाने वाली फिल्मों से बेहतर बनाने का कारण भी एक यही है कि चादर को देखकर पैर फैलाए गए। नदी, झील, पहाड़ के जितने भी सीन्स हो, या फिर पानी के अंदर के सीन्स हो, गुफा के अंदर के सीन्स हो, या फिर जंगल का, फिल्म में प्राकृतिक सुंदरता के रहस्यों को एक महासागर में इस तरीके से दिखाया गया है कि आपको देखकर लगता है कि यार क्या बनाया है। ये उन कुछ अलग तरीके से जो बनाई हुई फिल्मों में से एक है जहां सब कुछ बिल्कुल सटीक बैठता है, और जो बैकग्राउंड म्यूजिक है ना, वो भी उन सभी चीजों के ऊपर सटीक रूप से और एकदम सटीक तरीके से बैठा है कि आपको हर एक चीज ना जिंदा होती हुई दिखाई देती है। सबसे बड़ी बात, एक जो चीज नोटिस करी जाती है वो ये कि जब भी कोई साउथ की मूवी हिंदी में डब होती है तब उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, लेकिन यहां पर डबिंग पर भी बहुत अच्छे से ध्यान दिया गया है। गीत संगीत थोड़े साधारण है, लेकिन फिल्म में कहीं भी ठूसे हुए नहीं लगते। पार्ट 2 के लिए आखिर में काफी सस्पेंस क्रिएट किया गया है, और इसका इशारा भी मिल जाता है कि इसका अगला हिस्सा कहीं ज्यादा बजट वाला होगा, बहुत ज्यादा बड़ा होगा, और ज्यादा एक्शन से भरपूर होगा। आज के जमाने में असुरों और मानवों का युद्ध अगर सब कुछ पार्ट 1 जैसा ही होता है तो ऑब्वियस ही बात ही अच्छा ही निकल कर सामने आएगा, और अगली फिल्म इससे और भी ज्यादा तगड़ी होगी। ये बात बिल्कुल सही है। हनुमान आपको इसलिए भी देखने चाहिए ताकि आप ये सवाल पूछ सकें कि संसाधन और प्रतिभा होने के बावजूद भी बॉलीवुड में इस तरह की फिल्में क्यों नहीं बनाई जाती। क्या बॉलीवुड ने बैटमैन, सुपरमैन, स्पाइडरमैन की आभा में मगन होकर अपने कई सारे ऐतिहासिक किरदारों को इस लायक नहीं समझा कि उनके ऊपर भी बात की जा सकती है और दुनिया के सामने भारत की संस्कृति का डंका बजाया जा सकता है? या फिर उनको कहीं डर है कि इससे एक वर्ग विशेष के भीतर बॉलीवुड को लेकर नाराजगी फैल सकती है? यहां मैं उन फिक्शनल सुपर हीरोज से हनुमान जी की तुलना नहीं कर रहा हूं, और ये होनी भी नहीं चाहिए, ना हो सकती है। लेकिन ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि भारत में जिन चीजों को माइथोलॉजी कह कहकर खारिज लगातार किया जाता रहता है, उन्हीं से प्रेरित होकर विदेश में हजारों करोड़ रुपए कमाने वाली फिल्में आखिर कैसे बन गई? क्या हनुमान जैसी फिल्म बॉलीवुड में इसलिए नहीं बन सकती क्योंकि इसमें अच्छा मुसलमान वाला किरदार घुसाने की कोई गुंजाइश नहीं है? आजकल अगर हम देखें तो रील्स का जमाना है, शॉर्ट्स का जमाना है, शॉर्ट वीडियोस का जमाना है, जो कि स्क्रीन पर दिखाता है, और जो जो छोटे से टाइम में जो चीज दिख जाती है ना, वही चर्चा में हो जाती है। जब बच्चे हनुमान जी से संबंधित कुछ नहीं देखेंगे, कुछ देखेंगे ही नहीं, तो हमारी आने वाली जो पीढ़ी है वो पौराणिक इतिहास के बारे में पूरे के पूरे अध्याय के ज्ञान से कहीं ना कहीं वंचित रह जाएगी। जब ऐसी फिल्में आएंगी, बच्चे उसे देखेंगे, उसके क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल होंगे, बच्चे उन नामों के बारे में सर्च करके इंटरनेट पर पढ़ सकेंगे, तभी तो उन्हें रामायण और उसके किरदारों के बारे में पता चल सकेगा। कार्तिकेय 2 और हनुमान तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री का इसी दिशा में किया गया एक बहुत बढ़िया कदम दिखाई पड़ता है। असल में भारत के समृद्ध पौराणिक कथाओं के मायने, इनके अलग अलग अर्थ हैं, सामाजिक संदेश हैं, और भविष्य को लेकर इनमें काफी कुछ
निर्देश भी है। इस समंदर को जितना मथा जाएगा उतना ही अमृत इससे निकलेगा। अफसोस कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री के लोगों ने पहले इसे लायक समझा ही नहीं। क्लब्स, पार्टीज, बिकनी में महिलाओं को दिखाना, आइटम सॉन्ग दिखाना, अश्लील कॉमेडी करना और परिवार विरोधी भावनाओं से सनी बॉलीवुड फिल्मों ने पाश्चात्य मतलब पश्चिम की जो संस्कृति है उसकी नकल के चक्कर में अपनी शक्ल तो बिगाड़ी ही, लेकिन इसके साथ साथ कई पीढ़ियों को भी अपने ही देश, इतिहास और संस्कृति को लेकर हीन भावना में भर दिया कि लोग आज अपने आप को भारतीय बताने में बाहर जाकर कहीं ना कहीं संकोच करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है और सबसे बड़ा बदलाव यह है कि आज की तारीख में युवा इस तरफ वापस लौट रहे हैं और युवा अपनी जड़ों को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं। आज की तारीख में यदि आप हरिद्वार में गंगा आरती को अटेंड करने के लिए जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहां पर युवा कितनी संख्या में बैठे हुए हैं और ये बहुत बड़ा संदेश है, बहुत बड़ा इशारा है जो हमको देखना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए। क्या कहना है आप लोगों का इस मूवी के बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और एक बार फिर से मैं आप सभी से क्षमा चाहूंगा कि इस मूवी का रिव्यू करने में मुझे इतनी देरी हुई। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।